मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और संख्यात्मक योग्यता के अंतर्गत चौथा चैप्टर चल रहा था दशमलव भिन्न का, यानी डेसिमल फ्रैक्शन का। इसमें 2 वीडियो क्लास हो चुके हैं, ये तीसरा क्लास है और इस क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि 15 से 20 हो सकते हैं। और इन प्रश्नों के जरिए ही आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सॉल्विंग को आप सेल्फ से करने की कोशिश करिए, उसके बाद देख करके करिए, नोट करिए। इससे क्या होगा कि आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें इस तरह के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको सहज रूप से आप कर पाएंगे। तो इसमें पहला सवाल जो लिखा हुआ है 0.4 उस पर बार लगा है और आपसे इसका वर्गमूल पूछा गया है। काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है। 0.4 इस पे बार लगा हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि वर्गमूल इसका ज्ञात करिए। अब यहाँ पे साधारण समझ का अगर व्यक्ति होगा तो हो सकता है कि इसका वर्गमूल आंसर ये दे दे कि 0.4 पे बार लगा है तो 0.2 पे बार लग जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इस पर इसका सही आंसर ये है। अब सवाल उठता है कि इसको हम हल कैसे करेंगे। तो आप देखिए, दशमलव के बाद के अंकों की पुनरावृत्ति होती है, ये शुद्ध पुनरावृत्ति है। यहाँ पे दशमलव के बाद जो 4 अंक है इसकी रिपीटिशन हो रही है, यानी ये 4 4 4 4 इसका क्रम जारी है। तो जिस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है उसके लिए हम 9 का प्रयोग करते हैं, यानी ये वास्तव में 4/9 लिखा हुआ है। और 4/9 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये √4/9 के नीचे जब आएगा तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। और जब 2/3 आप करेंगे इसको, यानी 3 से 2 को डिवाइड करेंगे तो दशमलव लग जाएगा, 0 3 18 आ जाएगा, फिर से 2 आएगा, फिर 0 3 18 और फिर से 2 उतारेंगे, फिर 3 18, यानी इसका मतलब क्या है 0.666 यानी 0.6 पे बार लग जाएगा। तो 0.4 पे बार लगा है तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 0.6 पे बार। तो आप इस तरह से इजी वे में आंसर दे सकते हैं। अब इस क्वेश्चन से अन्य क्वेश्चन भी अगर इस तरह का पूछा जाता है, वर्गमूल या घनमूल निकालने की बात करते हैं, तो आप इजी वे में निकाल सकते हैं। अदरवाइज जब तक जानकारी नहीं होती है गलत आंसर हम दे सकते हैं। अगला सवाल काफ़ी अच्छा सा है। 3.36 पे बार लगा हुआ है और माइनस में 2.05 पे बार लगा हुआ है और प्लस में 1.33 पे बार लगा है। इसकी वैल्यू पूछी जा रही है कि क्या होगा। आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, देखिए कैसे हल करते हैं। 3.36 पे बार लगा हुआ है और उसके बाद माइनस है 2.05 पे बार लगा हुआ है और फिर प्लस में 1.33 है जिस पे 33 पे बार लगा है। आगे क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो दशमलव के पहले अंक हैं अर्थात पूर्णांक हैं उनको हम साइड में रख लेते हैं। अनावश्यक रूप से उनको इसमें भिन्न में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि भिन्न में इन्वॉल्व करने का मतलब है कि पहले हम गुणा करें और बाद में भाग देने जाए तो मैटर जटिल हो जाता है। इसलिए क्या करते हैं, एक पूर्णांक ये है, एक ये है, ये दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 और 4 में से 2 चला गया तो क्या बचा, 2। इसको हम साइड में रख देते हैं और यहाँ लगा देते हैं दशमलव। अब इसको हल करते हैं। इस पे 3-6 की रिपीटिशन हो रही थी, दोनों अंकों की रिपीटिशन हो रही थी, जिसकी रिपीटिशन उसके लिए 9 का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे 0.5 की ये माइनस में है तो 0.5 की जब रिपीटिशन हो रही थी तो इसके लिए भी 9 का प्रयोग करेंगे। और इधर आपका ये प्लस में है 3 इसकी रिपीटिशन हो रही है तो 9 हो गया। अब इसमें हर सबके बराबर हैं, जोड़ घटा लेते हैं तो ये 33 और 36 कितना हो जाएगा, ये 71 हो जाएगा और 71 से 5 निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64/99 का मतलब है कि 0.64 की पुनरावृत्ति हो रही है, जिसके नीचे 9 लगा है, इसका मतलब उसकी, और ये 2 उठा करके यहाँ पे रख दीजिए तो आंसर क्या हो जाएगा, 2.64 और उस पे बार लग जाएगा। किस पे बार लग जाएगा, 64 पे बार लग जाएगा। तो इस तरह से आप आंसर इजी वे में कर सकते हैं, यहाँ से आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। अगला आप देखिए, 0.4777 और ये जारी है, किस साधारण भिन्न के बराबर है। ये पूछा गया सवाल आपके किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, काफ़ी अच्छा सवाल लिखा और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 0.4
और 7 7 7 ये इस तरह से भी एग्ज़ाम में आपको दिख सकता है और कभी कभी आपको एग्ज़ाम में इस तरह से भी दिख सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आप अगर ऐसा दिख रहा है तो तत्काल इसको ऐसा कर ले, ऐसा कर लेंगे तो तुरंत आप समझ जाएंगे कि आपको करना क्या है। अब यहाँ देखें इसे हल कैसे करेंगे। दशमलव के बाद 2 अंक दिख रहे हैं और अगर बात संख्या की जाए तो 47 दिख रही है। इसमें से दोनों में से जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है उसको इस पूरी संख्या से घटा लीजिए। तो 47 से 4 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा? 43 बच जाएगा। अब जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है उसके लिए 9 का प्रयोग करेंगे, लेफ्ट में लिखेंगे, और जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है उसके लिए 0 का प्रयोग करेंगे, राइट में लिखेंगे। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा 43/90 और आपका सी आंसर सही हो जाएगा। बस आप ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये भूलने वाली चीज़ें नहीं है। इसको कहते हैं मिश्रित पुनरावृत्ति। इसमें दशमलव के बाद के जो अंक हैं उसमें 4 का रिपीटिशन ना होकर के 7 का रिपीटिशन हो रहा है। तो दशमलव के बाद जो स्थित संख्या है उसमें से उसको घटा दीजिए जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो 47 से 4 जाएगा कितना? 43। जिसकी पुनरावृत्ति उसके लिए 9 का प्रयोग लेफ्ट में, जिसकी पुनरावृत्ति नहीं 0 का प्रयोग राइट में। तो इसका आंसर आ जाएगा 43/90। अगला सवाल आप देखें, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? निम्न में से मतलब विकल्प में से। तो ये लिखा है 0.9, क्या ये 0.9 पे बार, क्या ये 0.09 पे बार, क्या ये, और 0.09 पूरे पे बार है, क्या ये? तो यहाँ पे इन दोनों का तो मतलब नहीं है। ये तो काफ़ी छोटी हो गई, 0 आगे ही लग गया, इसका मतलब काफ़ी छोटी है। इन दोनों में कंपैरिजन करें तो आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। 0.9 का मतलब क्या होता है? अगर 0.9 लिखा है ये दशमलव भिन्न है, और दशमलव भिन्न को बाय द वे आप प्रतिशत में बदलना चाहें, दशमलव भिन्न को अगर आप साधारण में बदलना चाहें तो क्या होगा, और प्रतिशत में बदलना चाहें तो क्या हो। अगर 0.9 को साधारण भिन्न में बदलना चाहें, ये दशमलव भिन्न है, इसे साधारण भिन्न में बदलना चाहें तो दशमलव हटा दीजिए और नीचे 1 लिख दीजिए और उसके आगे जितनी अदद बाद दशमलव था उतने 0 बढ़ा दीजिए। दशमलव हटाइए, नीचे 1 लिखिए, दशमलव के बाद जितने भी अंक राइट में थे उतने 0, यानी 9/10। अब 9/10 ये फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन को अगर आप परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो 100 से गुणा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि कोई प्रतिशत ऐसा होता है जिसका हर 100 होता है। तो कितना हो जाएगा? ये 90% था, और उसे देख के भी पता चल रहा था कि 90% है। लेकिन इसका मतलब क्या है? 0.9 का मतलब है कि इसकी रिपीटिशन हो रही है, और रिपीटिशन हो रही है तो ये 9/9 है, और 9/9 का मतलब 1 होता है, और 1 का मतलब 100% होता है, यानी ये इससे बहुत बड़ा है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी आंसर। और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था। इस तरह के प्रश्न जो है सडनली दिमाग को नहीं क्लियर कर पाते कि क्या आंसर इसमें दिया जाए। तो 0.9 और 0.9 पे जो बार लगा हुआ है, इसमें 0.9 पे जब बार लग गया तो ये 100% वैल्यू हो गई, और ये 90%। ये आपकी वैल्यू काफ़ी कम है। आइए अगले सवाल पे। ये नेक्स्ट आपके 3 क्वेश्चन और लिखे हैं, और ये तीनों क्वेश्चन आपके यूपीएसआई 2017 के पूछे गए सवाल हैं। तो इनको ध्यान से देखिएगा, आए हुए प्रश्न हैं और इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 0.6363 और प्लस 0.3737 प्लस 0.8080 बराबर क्वेश्चन मार्क है, यानी इन्हें जोड़ा गया है। तो इसको देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लिख कैसे सकते हैं? 0.63 पे हम बार लगा सकते हैं। डिटेल यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं उतार रहा हूँ। और प्लस करूँगा 0.37 पे बार लगा सकते हैं, और इसी तरह से 0.80 पर भी बार लगा सकते हैं। तो जो वहाँ लिखा है वही एग्जैक्टली यहीं पे लिखा हुआ है। इसका मतलब है बार लगा होने का कि इन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। अब जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है उसके लिए 9 का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे दोनों अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए दोनों के लिए 9 का प्रयोग करेंगे। तो ये कई बार रिपीट हो चुका है, आपको क्लियर हो रहा होगा। 80/99 सबके हर बराबर हैं, डिनोमिनेटर बराबर है, तो अंशों को जोड़ लेते हैं और देखते हैं क्या होगा। 0 7 3 10 के 0 हो गया, और 8 1 9 हो गया, 1 इधर से कैरी हुआ था, 9 और 3 12, 12 और 6 18, 180 आ गया और बटे 99 आ गया।
अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करके देखते हैं उचित आंसर क्या होगा। क्योंकि यहाँ पे कहीं बार नहीं लगा है और बिना बार के आंसर दिए हुए हैं, तो इनमें से सही आंसर क्या होगा, इस चीज़ को हम लोग ध्यान से देखते हैं। अगर बार लगा होता तो उस हिसाब से आंसर देते, लेकिन यहाँ पे बार नहीं लगा है, तो सबसे पहले 9 से ही काट देते हैं। तो 9 दूनी 18, ऊपर 20 हो जाएगा और नीचे 11 हो जाएगा। 11 नीचे है, ऊपर 20 है, इसका मतलब यहाँ पे एक पूर्णांक है, तो 1 तो आ गया बाहर। उसके बाद दशमलव लग जाएगा। अब यहाँ पे बचता क्या है, 9 बचेगा, तो 11 8 88। उसके बाद 2 बचेगा 90 में से, फिर 11 51 11 और फिर 9 बचे, फिर 11 8 88, फिर 11 51 11, यानी 1.81 पे बार। ये इसका सबसे सटीक और उचित आंसर होता। बट हमारे पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो क्या हम करेंगे, 8 1 है, उसके आगे जो दशमलव का तीसरा अंक है, यदि उसकी वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो ये आपका 1 अंक बढ़ जाएगा। यदि 5 से कम है तो ये वही रहेगा, वो छूट जाएगा। ये 5 से ज़्यादा है, इसका सटीक जो आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन होगा 1.82 होगा। तो अगर यहाँ पे बार लगा होता तो इस तरह का आंसर नहीं देते, आप आंसर ये देते। और जब बार नहीं लगा है तो आप ये आंसर देंगे, क्योंकि आंसर हमें ऑप्शन से देना होता है। तो आपका बी आंसर सही है। आप पेपर चेक करिएगा, ये आपका शायद 19 दिसंबर के किसी पेपर का, किसी शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 0.53 पे स्क्वायर लगा हुआ है और फिर माइनस में 0.38 पर स्क्वायर लगा हुआ है। लिख लेता हूँ सवाल, 0.53 का स्क्वायर माइनस 0.38 का स्क्वायर है और बटे में क्या है आपका 0.53 और प्लस में 0.38 है। अच्छा, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस में 5 लिखा हुआ है और फिर ब्रैकेट के अंदर 0.11 और प्लस 0.06 लिखा है और पूछा गया है ये क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं, उसको बाद में देखेंगे। एक ये पक्ष है, ये एक पक्ष है, पहले इस पक्ष को देखते हैं। अगर 53 को हम ए कहें और ये 53 को ए कहें और 38 को बी कहें तो क्या लगता है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता है। तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, 0.53 प्लस 0.38 और 0.53 माइनस 0.38, ये आपका हो जाएगा। और नीचे क्या लिखा हुआ है, 0.53 और प्लस 0.38। वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ये a प्लस बी हो जाएगा, तो a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा, a माइनस बी बच जाएगा। लेकिन आप फिर भी देखिए ये कट गया, ये कट गया। अब क्या बचेगा, 0.53 से माइनस करना है 0.38, तो ये बच जाएगा 0.15। तो इधर आपका आ गया 0.15। अब इधर 0.15 आ गया, तो इधर की वैल्यू हम देख लेते हैं। ये क्या है, प्लस करना था, 5 है, अंदर जोड़ लेते हैं। 0.16 में 0.06 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.17। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.15 में और 17 × 5 = 85.85। ये अगर आप जोड़ेंगे तो 1.00 अर्थात 1 आंसर इसका आ जाएगा। तो आपका कौन सा आंसर सही है, बी आंसर सही होगा। इस सवाल का देख करके आंसर दे सकते थे, क्योंकि यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, तो ए प्लस बी नीचे है तो ए प्लस बी कट जाएगा, ए माइनस बी बचेगा। इन दोनों का अंतर ले लीजिए, इनको जोड़कर इसमें गुणा करके इसमें जोड़ दीजिए, तो 17 × 85 और 1500 दशमलव लग जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी वर्बली बता सकते थे। मैं डिटेल इसलिए आपको बताता हूँ कि आप आराम से एक एक स्टेप समझें। कोई यहाँ पे प्रतियोगिता नहीं हो रही है, आपको सीखना है, समझना है, तो इसलिए बहुत तेज़ी और हड़बड़ाहट की आवश्यकता नहीं है। आराम से इत्मीनान से एक एक स्टेप लेकर के आप चलें, ताकि कहीं पे भी कन्फ्यूज़न ना हो कि ये कहाँ से आ गया। अमूमन किताबों में क्या होते हैं कि सीधा हल करके जब आंसर रख दिया जाता है तो कुछ बच्चों को बीच की चीज़ें ब्लर कर जाती हैं कि आखिर ये आया कहाँ से। तो
तो इसलिए स्टेप टू स्टेप चलिए, अगला सवाल भी आपके पेपर का ही है और इसको मैं लिखता नहीं हूँ, काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन है। ये मिडिल ब्रैकेट आपका जो मंझला ब्रैकेट कहते हैं लगा हुआ है, उसके बाद स्मॉल लगा हुआ है, उसके अंदर 0.06 का स्क्वायर प्लस 0.12 का स्क्वायर प्लस 0.18 का स्क्वायर प्लस 0.24 का स्क्वायर प्लस 0.30 का स्क्वायर लिखा हुआ और पूरे के बटा में है फिर मंझला ब्रैकेट फिर स्मॉल 0.20 का स्क्वायर प्लस 0.04 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसको हल करना है, यानी इसको पूरे को डिवाइड करना है इससे जो नीचे लिखा है। तो ऊपर देखते हैं क्या हो जाएगा, सबका स्क्वायर करते हैं। 0.06 को अगर आप स्क्वायर करेंगे 0.06, अगर इसे स्क्वायर करेंगे तो 6 छाक 36 हो जाएगा और 1 और ये 2 यहाँ दशमलव लग जाएगा। उसके बाद 0.12 है, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 12 बार हमें 144 होता है, तो 144 यहाँ पे। अब 4 अदद बाद दशमलव लगेगा तो ये आपका यहाँ हो जाएगा। अच्छा, 4 अदद बाद क्यों लग रहा है, क्योंकि 0.12 गुणे 0.12 होगा, तो 12 बार हमें 144, 2 दशमलव इसके 2 दशमलव उसके 12 के, तो क्या हो जाएगा 4 अदद बाद दशमलव लगेगा। इसी तरह से 0.18 का स्क्वायर जब आप करेंगे तब क्या हो जाएगा, तो 18 का स्क्वायर क्या होता है 324। अब 324 4 अदद बाद दशमलव लगेगा तो फिर यहाँ दशमलव लग जाएगा। उसके बाद 24 का स्क्वायर है, तो 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 और फिर 0 लग जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 30 का स्क्वायर है, तो 30 का स्क्वायर क्या होता है, ये 900 होता है और 930 का जो स्क्वायर हुआ ये दशमलव लगे हैं, ये 30 का स्क्वायर 900 हुआ, तो यहाँ भी 4 अदद बाद लग जाएगा तो 0 ये आपका हो गया। आप इस तरह से 0.09, 0.0576, 0.0 ये आप टोटल इसको जोड़ लेंगे तो ऊपर की वैल्यू आ जाएगी। जोड़िए, देखिए क्या होता है, 6 4 10, 4 14 और 6 20 के 0 कैरी हुआ 2, 5 2 यहाँ जोड़ देंगे तो 5 4 9 9 और ये 2 11, 11 7 18 के 8 हो जाएगा। फिर से कैरी 1 हुआ, 1 1 2 हो गया, 2 और 3 5 हो गया, 5 5 10 हो गया, 10 और 9 19 हो गया। तो ये आ गया आपका 0.198 आ गया। तो इसको बाहर लिख लेते हैं, ये बराबर आ गया 0.198। इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, आप लिखिए या हटा दीजिए। अब बटा में देखिए क्या आता है, बटा वाले को भी हल कर लेते हैं। 0.02 का स्क्वायर किया गया था और फिर उसके बाद 0.04 का स्क्वायर किया गया था। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, लेकिन दशमलव कहाँ लगेगा 4 अदद बाद, तो 1 2 3 ये 1 2 3 4 यहाँ लगेगा, ये आएगा और इसका 4 चौक 16 हो जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ लगेगा। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 6 4 10 के 0 और ये 2 हो जाएगा 0 0 और यहाँ पॉइंट लग जाएगा। इसका मतलब है 0.002 आ जाएगा। तो 0.002 आ गया, ये आप देखिए आपके सामने आ गया 0.002 आ गया। अब इसमें लिखा क्या आपके सामने देखिए, 0.198 बटे 0.002, दशमलव दोनों में बराबर हैं तो दशमलव का मतलब ही नहीं, दशमलव खत्म हो गए। 198 बटा 2 लिखा है, इसको काट देंगे तो 99 आ जाएगा। आपका सही आंसर कौन सा होगा, इसका डी आंसर सही होगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आपके 2017 के यूपीएसआई का पेपर था और ऐसा नहीं कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, क्योंकि ये मैं लिख करके आपको दिखा रहा हूँ, ये चीज़ें तो वर्बली हैं। अगर आपको स्क्वायर याद होता तो आप तेज़ी से लिखते चले जाते और इसमें कहीं कोई आपको असहज होने की या दिक्कत की आवश्यकता नहीं थी। बाकी देख करके पता चल रहा है छोटी छोटी संख्याएँ हैं, तो स्क्वायर क्यूब रटा होगा तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 क्वेश्चन और लिखे हैं, 8 9 10 आपके। 8 नंबर में पूछा गया है, निम्न में से कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक है। तो देखिए, ये क्वेश्चन बताने से पहले आपको कुछ बता देते हैं। भिन्न यानी हम लोग बात कर रहे हैं फ्रैक्शन की, भिन्न यानी फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। ऐसी संख्या जो m/n के फॉर्मेट में लिखी रहती है, इसको साधारण भिन्न कहते हैं। यहाँ पे ये नॉमिनेटर यानी अंश होता है और ये डिनोमिनेटर यानी हर होता है। अब ये जो भिन्न होती हैं बेसिकली 2 प्रकार की होती है।
एक को कहते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरे को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी उचित भिन्न और दूसरी अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसी को मिश्रित भिन्न भी कहते हैं। मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न का मतलब होता है कि एक पूर्णांक जरूर होता है, इसमें एक पूर्णांक होता है। मिश्रित भिन्न में एक पूर्णांक होता है। एक चीज और, जो उचित भिन्न है, उचित भिन्न है इसका मान 100% से कम होता है। जो उचित भिन्न है इसका मान 100% से कम होता है, और जो अनुचित भिन्न है इसका मान सदैव 100% से ज़्यादा होता है। अच्छा, तो ये तो टेक्निकल बात हो गई। अब साधारण शब्दों में सुन लीजिए कि जिस भिन्न का अंश हर से छोटा है, जिस भिन्न का अंश हर से छोटा है वह उचित भिन्न है और वैल्यू 100% से कम होगी। जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा है वो अनुचित भिन्न होगी और वैल्यू 100% से ज़्यादा होगी। एक उदाहरण यहाँ लिखा है 4/5, ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है, और 4/5 का मतलब होता है 80%, यानी वैल्यू 100% से कम है। तो अंश छोटा, हर बड़ा, उचित भिन्न, वैल्यू 100% से कम, और अंश बड़ा हर छोटा यानी 5/4 ये अनुचित भिन्न है। इसका जो मान होगा परसेंटेज में 125% होगा, और एक पूर्णांक है यानी ये 1 सही 1/4 है। इसी को मिश्रित भिन्न भी कहते हैं, इसमें एक पूर्णांक छुपा हुआ है। तो ये जिसका अंश बड़ा हर छोटा वह अनुचित भिन्न कहलाएगी, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वैल्यू 100% से ज़्यादा होगी, और ये उचित भिन्न कहलाएगी, वैल्यू 100% से कम होगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि फ्रैक्शन को हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर में बांट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, देखते ही आंसर आप टिक कर देंगे कि कौन सा सबसे बड़ा है। तो इसमें सवाल जैसा तो कुछ है नहीं बताने के लिए। इन्फॉर्मेशन आपको जो अभी मैंने दिया ये इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट थी, इस आधार पर आप देख करके टिक कर सकते, उसमें हल करने जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज़ ये आपका हो नहीं सकता है, अंश छोटा है, हर बड़ा है, इसका मतलब 100% से वैल्यू कम है। इसके पूर्णांक नहीं है, ये भी आपकी 100% से कम है, इसमें कोई पूर्णांक नहीं है, ये भी आपका 100% से कम है। वैल्यू इसकी ज़्यादा है, ये क्या लिखा है, ये 4/3 लिखा है, और 4/3 का मतलब 1 सही 1/3 या 133% के आसपास ये है। तो ये भिन्न सबसे बड़ा है, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह से अगर आप ध्यान रखेंगे और चीज़ों को नज़र में रखेंगे तो इजी वे में आंसर दे पाएंगे। अच्छा, अगला सवाल भी इसी तरह से भिन्नों पे आधारित है। 1/3, 4/7 और 2/5 को आरोही क्रम में लिखना है। तो देखिए 1/3 जो होता है आपका, ये जब आप हल करेंगे 3 से इसको भाग देंगे तो 3.333 इस तरह से करके आएगा। और जब आप 4/7 करेंगे तो ये देखिए आपका क्या आएगा, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा और कितने बार चला जाएगा, 7×5 = 35 और फिर 5 बच जाएगा, 7×7 = 49 और 7×1 = 7। इस तरह से आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 40 होगा, दशमलव लगाएंगे, 7×5 = 35 हो जाएगा। और इसको हल करेंगे आप 2/5 को, तो 2/5 तो आपका सीधा सा दिख रहा है कि ये 0.4 है, कट जाएगा, 0.4 है। तो यहाँ पे इसको आरोही क्रम में लगाना है। आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ते का मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटी फिर उससे बड़ी, फिर जैसे आपका 1 2 3 4 5 है तो किस में है, ये आरोही क्रम में है, चढ़ते हुए क्रम में है। तो सबसे पहले जो है आप सबसे छोटी संख्या लगाएंगे, तो सबसे छोटी संख्या का मतलब 1/3 आ जाएगा, और ये छोटी है 2/5 से, और 2/5 छोटी है
4/7 से, यानी 4/7 ग्रेटर देन 2/5 एंड ग्रेटर देन 1/3। तो आरोही क्रम जो आपका बनेगा ये इस तरह से बन जाएगा। तो आप इजी वे में आंसर दे सकते हैं। इनको कैलकुलेट करना सीखिए और इनको कैलकुलेट करके आप आइडिया लगा सकते हैं। और वैसे भी इनमें अगर चाहें तो आप इस तरह से भी आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे 1/3 है और ये 4/7 है और ये आपका 2/5 है। इनका हम चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 × 7 × 5, चूँकि को प्राइम नंबर्स है तो एलसीएम ये हो गया। यहाँ 3 3 कट जाएगा, 7 × 5 = 35 आ जाएगा। यहाँ 7 7 कट जाएगा तो ये 5 तिहाई 15 आ जाएगा। और यहाँ 5 5 का नहीं सॉरी ये 7 7 कट जाएगा, 5 3 15 चौको 60 आ जाएगा, 5 5 कट जाएगा, 7 3 21 2 42 आ जाएगा। तो ये आ गया। आपको आरोही क्रम में लगाना है तो सबसे छोटा ये है, फिर उससे ये, फिर ये हो गया, यानी 35 42 60, यानी 1/3 2/5 और 4/7। तो इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी। वैसे अगर प्रैक्टिस रखेंगे तो देख करके आपको पता चल रहा है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। एक और सवाल लिखा हुआ है, आप देखिए, ये कई बार रिपीट हो चुका है तो ये आपको तुरंत देख करके टिक करना है। कहा गया है कि यदि 0.111 बराबर 1/9 है तो फिर 0.444 क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0.111 है, इसका मतलब है कि 1 की रिकरिंग हो रही है, बाहर लगा दीजिए तो 1/9 हो गया, इस तरह से आया। इसी तरह से 0.44 की जब रिकरिंग हो रही है तो इस पे बाहर लगा दीजिए, क्या हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी आंसर। इस तरह के प्रश्नों के देखते ही आप आंसर कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और लिखे हैं, 11 12 और 13 नंबर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल हैं और ये पूछे गए प्रश्न हैं आपके, कई परीक्षाओं में इस तरह के रिपीट हो चुके हैं सवाल। पहला लिखा है, यदि 1/3.125 की वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप देखिए इस प्रश्नों का आंसर आप कैसे वर्बली टिक कर सकते हैं। 1.3125, तो इसकी वैल्यू क्या दिखाई गई है 0.32। आपको कम से कम भाग देने की ज़रूरत नहीं है, ये क्लियर है कि वो भाग दे करके तैयार कर लिया गया। अच्छा, फिर आपसे पूछ क्या रहे हैं, ये तो दिखा दिया इन्होंने, और पूछ क्या रहे हैं कि 1.0003125 इसकी वैल्यू हमें बता दीजिए। तो भाग देने की ज़रूरत नहीं है, भाग तो ऑलरेडी दिया हुआ है, बस संख्या इधर से उधर होगी, दशमलव आगे भी आ सकता है पीछे भी जा सकता है। आप देखिए ये संख्या छोटी है कि ये संख्या छोटी है। जब छोटी संख्या से किसी चीज़ को भाग देते हैं तो मान ज़्यादा आता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये जब छोटी छोटी बातें ध्यान रखोगे तो रूल के पीछे नहीं भागोगे। जैसे मान लो यहाँ पे 36 लिखा हुआ है, ठीक है, इधर भी 36 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम 4 से भाग दे रहे हैं, यहाँ 9 से दे रहे हैं, तो संख्या तो एक ही है 36 है। जब छोटी वाली से भाग दे रहे हैं तो मान ज़्यादा आ रहा है और जब बड़ी वाली से दे रहे हैं तो मान कम आ रहा है। तो ये संख्या इससे बहुत छोटी है, और कितना छोटी है इसका आपको अंदाज़ा है। यहाँ दशमलव के अंक बाद 3 अंक हैं और यहाँ दशमलव के बाद 3 3 6 1 7 अंक हैं। तो 3 7 में से 3 घटा दो, 4 दशमलव के अंक तक बैक हो गया, यानी 10,000 गुना ये संख्या कम है। इसका मतलब है कि मान 10,000 गुना ज़्यादा आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, 0.32 में 10,000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये क्या आ जाएगा 32, और आपका 1 2 3 4 यहाँ उठा करके दशमलव लग जाएगा, आंसर 3200 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इजी वे में कर सकते हैं। 7 अदद बाद दशमलव यहाँ, 3 अदद बाद यहाँ, 4 अदद बाद दशमलव, तो 10,000 से उठा करके उसको गुणा कर दीजिए, सीधा आंसर आ जाएगा। बाय द वे अगर आप डिटेल में करना चाहते, दिखाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। इस तरह के आप जो भी प्रश्न देखें ऐसे ही इनका आंसर कर सकते हैं। आप देखिए अगर इसको आप डिटेल करना चाहते हैं तो क्या लिखा हुआ है 1.3125 ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू आपको 0.32 दिखा दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि 1.0003125। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम
कि दशमलव हटाते जाते हैं, ऊपर जीरो बढ़ाते जाते हैं। इसके जैसा कर लेते हैं। तो 1 2 3 4, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं 10,000 बटे 3.125, इसके जैसा हो गया। और इसको हम लिख सकते हैं 1/3.125 इंटू 10,000, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू तो आपको मालूम है 0.32 और इंटू 10,000। अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर से ये आपका आंसर 3200 आ जाएगा। तो सही आंसर इसका क्या है, डी ऑप्शन सही है, 3200 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है, वर्गमूल निकालना है। और इसका वर्गमूल आप निकालेंगे कैसे, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिखा हुआ है। मैं इधर पूरा सवाल उतार लेता हूँ। 1.44 है और मल्टीप्लाई में 0.81 है और इसके पूरे बटा में 0.9 और इंटू 3.6 है और कहा जा रहा है कि इसका वर्गमूल निकालो। तो सबसे पहली चीज़ एक काम करते हैं कि सारे दशमलव हटा देते हैं, क्योंकि दशमलव अभी हमें प्रॉब्लम दिख रहा है। जैसे ही दशमलव हट जाएगा तो आंसर अच्छा आ जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ जीरो लगा देते हैं और यहाँ भी जीरो लगा देते हैं। अब 2 अदद बाद दशमलव यहाँ है, 2 अदद बाद यहाँ है, 2 अदद बाद यहाँ है, तो सारे दशमलव हट गए। क्या बच गया 144 गुणे 81 बटे 90 गुणे 360। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं किससे कटेगा। तो इसको काटते हैं, 9 दहम्मा 90 हो जाएगा, 9 नवा 81 हो जाएगा और ये 36 दहम्मा कट जाएगा 10 बार और 36 दूनी 72, हाँ ये 4 बार कट जाएगा। तो ये ऊपर कितना हो गया 9 चौको 36 और नीचे 10 दहम्मा 100 हो गए। इसको हल करने पे ये आ गया। अब ऊपर का वर्गमूल जब निकालोगे इसका तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और नीचे 10 हो जाएगा और 6/10 का मतलब 0.6, इसका वर्गमूल आएगा। ए ऑप्शन सही है। आप देखिए कितना बढ़िया सवाल था और ऐसे सवालों पे आप प्रैक्टिस करिए। सबसे पहले आपने क्या किया कि दशमलव हटा दिया, दशमलव के हटाने के लिए 0 0 बढ़ा दिया, 2 अदद बाद दशमलव लगा, वो हट गया। इजी वे में आपने इसका कैलकुलेशन कर लिया, फिर आपने वर्गमूल निकाला, वर्गमूल 6/10 आ रहा था 0.6, इसे ये 6/10 या 3/5 कुछ भी कह सकते हैं। अगर ऑप्शन में 3/5 होता तो वो भी हम टिक कर सकते थे। अगला सवाल देखिए, ये जो अगला 13 नंबर क्वेश्चन लिखा है, इस तरह के कई क्वेश्चन मेरे सामने आए। कहीं पूछा गया था कि 1 सेकंड 1 मिनट का कितना दशमलव है, या 1 सेकंड 1 घंटे का कितना दशमलव है, और यहाँ क्या पूछ लिया गया कि 40 ml 1 लीटर का कितना दशमलव है। तो एक काम करिए आप इसको, जैसे 1 सेकंड जो है 1 मिनट का कितना दशमलव, ये मैं एक सवाल में बता चुका हूँ इसी दशमलव भिन्न में। तो 1 सेकंड 1 मिनट का, तो 1 को 60 से भाग देकर ये 0.166 ऐसे करके आएगा, और 1 सेकंड 1 घंटे का यानी 1/3600 करके देख लीजिएगा। जो भी वैल्यू आए उसको याद रखिएगा, अगर परीक्षा में आता है तो निकालने की ज़रूरत नहीं, सीधा टिक कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए 40 मिलीलीटर 1 लीटर का कौन सा दशमलव भिन्न है। तो 40 मिलीलीटर और 1 लीटर में कितने ml होते हैं, तो 1000 ये होते हैं। ये आपका हो गया। 1000 से इसे डिवाइड करना है, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, फिर यहाँ 0 बढ़ेगा, फिर ये हो जाएगा, 4 बार चला जाएगा, पूरा पूरा कट गया। तो कितना आ गया 0.04 यानी 40 ml 1 लीटर का। अगर दशमलव में देखेंगे तो 0.04 है। बी ऑप्शन आपका सही है। आप ये जो आवर्स वाला मैंने और सेकंड वाला बताया है, तो 1 सेकंड 1 मिनट का दशमलव में क्या है, एक इसको आप पढ़ लीजिएगा। देखो क्या होगा, दशमलव लगाओगे तो 0 बढ़ेगा और फिर 0 लगाओगे तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ 60 आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, फिर ये 6 36 आ जाएगा, इस तरह का आ जाएगा। तो 1 सेकंड 1 मिनट का कितना दशमलव है, और फिर इसके बाद 3600 से भाग दे दोगे तो 1 सेकंड 1 घंटे का कितना है। तो यहाँ देखिए 1 जब लिखोगे तो ये जाएगा नहीं, दशमलव लगाओगे तो 0 और फिर यहाँ पे 0, ये 0 हो जाएगा, और फिर 0 लगाओगे तो ये 0 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 0 लगाओगे तब फिर 0 आएगा,
36 दूना 27 इस तरह का कुछ करके आएगा, 0.0027। तो इनको दोनों को आराम से निकाल करके, और जब कोई चीज़ मान लीजिए हमें मालूम है कि इसका मान ये होता है, तो वहाँ पे अनावश्यक योग्यता दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं हम तो निकाल के ही आंसर लगाएंगे। ऐसा नहीं, अगर हमें मालूम है कि ये होता है तो हम टिक करके आगे बढ़ेंगे, बात खत्म हो गई। आइए अगले क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट और लास्ट 4 क्वेश्चन है, 14, 15, 16, 17। अच्छा, ये तीसरा जो दशमलव भिन्न का क्लास था, ये आखिरी क्लास होगा। इसमें टोटल 17 का ये क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं। अब अगर आपको लगता है कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो वो मैं अभी बीजगणितीय फार्मूलों पे आधारित कुछ प्रश्न लास्ट में करवाऊंगा, या कुछ मॉडल पेपर करवाएंगे। आपके 100 क्वेश्चन के कई मॉडल पेपर आपको करवाएंगे। तो लास्ट में जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उनमें बचा खुचा जो होगा वो आ जाएगा। वैसे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश की और लगभग मेरे ख्याल से सब कुछ आ चुका है। तो अगर कुछ लगता है कि एक आध सवाल बचे हुए हैं, तो वो मॉडल पेपर जो आपको देंगे मैथ का लास्ट में हल कराएंगे, उसमें आ जाएगा। तो इसको देखिए, 14 नंबर P/Q के रूप में 1.27 पे बार लगा है, बराबर किसके है। तो सीधा सा ये पूछा जा रहा है कि इसको अंश और हर में लिखना है, यानी साधारण भिन्न में। P/Q का मतलब हो गया साधारण भिन्न में लिखना है, जिसमें अंश और हर हो। तो 1.27 और इस पे बार लगा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए, जिस पे बार, पूर्णांक तो अपनी जगह रहेगा, जिस पे बार लगा हुआ है उसको लिख लेते हैं, और दोनों की पुनरावृत्ति हो रही है, 9 का प्रयोग करेंगे। अब इसको आप देखिए कट जाएगा, काट दीजिए, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, और यहाँ पे ये आ जाएगा 1 सही 3/11 आ गया। तो 11 एकम 11 और 3 14, 14/11 इसका सही आंसर आ जाएगा। आप इस तरह से बात कर सकते हैं, यानी 1 + 3/11, तो ये आपका हो जाएगा 1 सही 3/11, यानी 14/11 आपका आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, अगला देखिए, 0.001 बराबर किसके है। तो 0.001 और सब पे लगा हुआ है रिपीटिशन, तो ये तो एक ही हो गया, क्योंकि इसके पहले 0 का कोई मतलब नहीं होगा जब 1 लिखोगे पूर्णांक में। और तीनों की पुनरावृत्ति हो रही है, तीनों के लिए 9 का प्रयोग कर देंगे, 1/999, यानी कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी आंसर। तो ये काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन थे, लेकिन ये क्लियर होने चाहिए। अगला सवाल देखिए, 0.6 पे 4 पावर लगी है, -0.5 पे 4 पावर लगी हुई है, और नीचे 0.6 पर 2 पावर, प्लस में 0.5 पे 2 पावर लगी है, यानी 0.6 की पावर 4 और -0.5 की पावर 4, और डिवाइड पूरे को किया गया है 0.6 का होल स्क्वायर प्लस 0.5 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए, अगर हम इसको a कह दें और इसको b कह दें, तो ये लिखा है कि a की पावर 4 माइनस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 और बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपका जो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच जाएगा, और इसका मतलब क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो ए प्लस बी करेंगे तो 0.6 और प्लस 0.5 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 0.11, 6 5 11 हो गया 0.11। और अगर इसे माइनस करेंगे, 0.6 से माइनस करेंगे 0.5, तो पॉइंट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 0.1 से अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 एकम 11 ही होगा, और इस पे लग जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे आपका दशमलव मैंने गलत लगा दिया, फिर से इसको देख लीजिए, 6 5 11 हो गया, मैं गुणा जैसा लगा गया, तो ये हो जाएगा आपका 1.1 आ जाएगा। और जब इसे मल्टीप्लाई आप करोगे तो इसमें से ये 0.1 होगा, तो 1 1 ये करोगे तो 11 हो जाएगा, और 2 अदद बाद दशमलव लग जाएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ जोड़ा गया था, तो ये आ जाएगा 6 5 11, यानी 1.1 गुणे 0.1, ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, यानी 0.11। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला और लास्ट सवाल देखिए, इसका आंसर कैसे देंगे। 0.35 लिखा हुआ है, और ऐसा एक पीछे सवाल मैं आपको करके दिखा चुका हूँ। प्रतिशत में इसको लिखना है और वहाँ वर्गमूल निकालना था।
0.35 लिखा हुआ है और इनटू में 0.0015 और पूरा बटा है 0.25 लिखा है और फिर इनटू में क्या लिखा है 0.07 लिखा और कहा जा रहा है इसको परसेंटेज में बदलो। तो सबसे पहला काम है मेरा कि दशमलव हटा दें। अब दशमलव हटाने के लिए यहाँ तो देखो बराबर हैं तो इनको तो हम हटा देते हैं, लेकिन यहाँ बराबर नहीं है तो इसमें हम 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। 4 अदद बाद ये है, 4 अदद बाद ये है, यहाँ भी हटा दिया तो देखिए बचेगा क्या, 35 गुणे ऊपर 15 बच जाएगा और नीचे बच जाएगा 25 गुणे 700, ये बच गया, पूर्णांक में आ गया। देखिए 35 गुणे ये 35 गुणे 15 हो गया और ये 25 गुणे 700 हो गया। ये 700 के आगे जीरो लगा, कोई वैल्यू नहीं अगर दशमलव ना हो। अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं। देखिए 5 से काट देते हैं, 7 पचे 35 और 7 इकन्नम 7, ये 100 हो गया और 5 से काट दीजिए, ये 5 हो गया, 5 तिहाई 15, ये 3/100 आ गया और 3/100 को अगर हम परसेंटेज में बदलेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3%, 3%, यानी 100 में 3 का मतलब 100 में 3%। क्यों? क्योंकि प्रतिशत एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका हर 100 होता है, तो जब हर 100 है तो ऊपर जो भी वैल्यू होगी उतने परसेंट माना जाएगा। तो इसका बी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपके काफ़ी क्वेश्चन हो गए इसमें तीनों वीडियो में। अब मैं जो चैप्टर शुरू करूंगा वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन शुरू करूंगा, यानी अनुपात और समानुपात। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।